क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स, जहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जब आप देख रहे हो तो आपको देखते मालूम चलना चाहिए कि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। देखो माइनस ए टू ए, यहाँ लिमिट से आपको मालूम चलेगा, है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर माइनस ए टू ए है तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जो मैं लिखा है की पॉइंट में, कि अगर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स गिवन है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि इंटीग्रेशन करोगे 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ठीक है, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो एफ एक्स क्या गिवन है, देखो एफ एक्स जो गिवन है वो है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एफ माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ मैं, ना। देखो कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ओवर ए की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस ए की पावर एक्स, इसको हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो 0 टू ए एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर ए की पावर एक्स प्लस 1, और एफ माइनस एक्स अभी निकाला हमने ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ओवर ए की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, डी एक्स। तो एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 टू ए, ये आपके हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉमन लेंगे ना तो कितना बचेगा, ए की पावर एक्स प्लस 1 ओवर ए की पावर एक्स प्लस 1। तो ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू बची एक्चुअल में पाई आएगा, है ना, ये ए की जगह पाई है ना, तो पाई, तो 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 डी एक्स। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको तो आप कर ही सकते हो। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1/2 बार आ गया, तो 0 टू पाई 1 का करेंगे प्लस 0 टू पाई कॉस 2x का करेंगे। ठीक है, तो 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस कॉस का होता है साइन 2x, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर के पाई तक, साइन पाई भी 0 साइन 0 भी 0, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लेट ए बी विद द कोड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सबटेंडिंग इज राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल कहाँ बना रहा है, सेंटर पे बना रहा है। देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी ए बी एज पी मूव ऑन द सर्कल, यानी पी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। तो आपको लोकस बताना क्या होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर आपको सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कोई भी पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में वो क्या होता है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक। तो हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखते हैं कि ए बी कोड है, तो आप है ना दो कोई पॉइंट मानो और फिर वहाँ से ए बी कोड बनाओ। जैसे कि मैं मानता हूँ कि एक पॉइंट ए यहाँ है और एक बी यहाँ है, ए और बी, ये मैंने बनाई कोड। अब जैसे मैं इसको ज्वाइनिंग करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल है सेंटर पर वो 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो आपको ऐसी कोड बनानी है जहाँ पर इस सेंटर पर जो एंगल है 90 डिग्री बने। तो ऐसा कब होगा, जब एक पॉइंट यहाँ लूँ मैं और यहाँ। अब देखो ये कोड बना दी मैंने, तो ये जो एंगल है, अब जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम देते हैं ए और इसको बी, ये हो गया 0,r और ये r,0। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट है
इसको ए नाम देता हूँ आर कोस थीटा, सॉरी आर कोमा जीरो, आर कोमा जीरो, एंड ये जो है बी पॉइंट है 0, ठीक है, ये भी हो गई। और पी आपके मान लो कोई भी पॉइंट है जो सर्कल पर है पी, तो पी को हम क्या मानेंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब 3 पॉइंट आ गए आपके पास। इस ट्रायंगल का जो ए बी पी है इसका सेंट्रोइड का लोकस बताना है। तो हम क्या कहते हैं, जिसका भी आपको लोकस निकालना हो ना उसको आप एच कोमा के मानो। तो लेट पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएंगे, एच कोमा के। और 3 पॉइंट आपको गिवन है ट्रायंगल के, है ना। ट्रायंगल ए बी पी के वर्टेक्स क्या है, देखो वर्टेक्स हो गए, ए का हो गया आर कोमा जीरो, ये जीरो है, थीटा बार बार लिख रहा हूँ मैं, जीरो। और बी है 0, आर, और जो पी पॉइंट है वो कितना है, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r + 0 + r cos थीटा डिवाइडेड बाई 3, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + r + r साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से 3h = आ गया r + r cos थीटा, और यहाँ आ गया 3k = r + r साइन थीटा। अब आपको एक्चुअल में जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है, कौन है, cos थीटा और साइन थीटा, इन दोनों को हटाना है। तो 3h - r = कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और इधर हो जाएगा 3k - r = r साइन थीटा। बोथ साइड स्क्वायर करो, तो 3h - r का होल स्क्वायर = r² cos स्क्वायर थीटा, और 3k - r का होल स्क्वायर = r² साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 3h - r का होल स्क्वायर प्लस 3k - r का होल स्क्वायर = r² cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, h को x से और k को y से रिप्लेस करते हैं लास्ट में जब हम लोकस निकालते हैं। तो 3x - r का होल स्क्वायर प्लस 3y - r का होल स्क्वायर = r²। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर्कल की। इसका मतलब जो लोकस आया वो क्या आया, सर्कल आया। सेंट्रोइड का जो लोकस है वो सर्कल आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x + 4y = 9 एंड y = mx + 1 इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो दो लाइन्स है, ठीक है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा, x, y। तो जो x, y में जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट इंटीजर होना चाहिए। तो इस x कोऑर्डिनेट के इंटीजर होने के लिए m की कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यूज आएगी और कितनी वैल्यूज आएगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो लाइंस क्या गिवन है, लाइंस गिवन है कि 3x + 4y = 9 और y = mx + 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो 3x + 4mx + 1 = 9। यहाँ से आ गया 3x + 4mx + 4 = 9। तो ये कितना हो गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3 + 4m = 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 + 4m। ये x कोऑर्डिनेट आया। अब ये x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इज इंटीजर होना ही चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ऊपर 5 है, अगर ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इंटीजर कब हो सकता है। मैं लेता हूँ कि भाई 3 + 4m = 2। जैसे ही मैंने 2 लिया तो वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5/2, और 5/2 इंटीजर नहीं होता।
तो आपको ऐसी वैल्यू पिक करनी है ताकि ये इंटीजर आ जाए। तो 3 + 4m या तो हो सकता है 1 या हो सकता है -1। देखो 1 और -1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 5 और -5 आ जाएगा। और यह हो सकता है -5 या हो सकता है प्लस का 5। ये 4 वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि इंटीजर कब होगी, इफ़ 3 + 4m = या तो 1 हो या -1 हो या 5 हो या -5 हो। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालनी, तो 4 केस बने। तो 3 + 4m = 1, तो 4m = कितना हो जाएगा, यहाँ से जब ये वैल्यू तो माइनस का 2, m की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। और ये m भी आपके क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। बोला गया क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m, ये इंटीजर नहीं है तो कैंसिल आउट। अब लेते हैं 3 + 4m = -1, तो 4m = -4 और m = -1, ये इंटीजर वैल्यू आ गई। अब लेते हैं 3 + 4m = 5, फिर 4m = कितना हो जाएगा 2 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये भी इंटीजर नहीं है तो हटा दो इसको। अब 3 + 4m = -5, तो 4m = -8, m = -2। तो m की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी -1 और -2। तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछी, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2 वैल्यूज आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज ऑफ द पैराबोला। ये जो आपको पैराबोला गिवन है इसकी डायरेक्ट्रीज बतानी है। तो डायरेक्ट्रीज कैसे निकालते हैं कि अगर आपको इस टाइप का पैराबोला गिवन हो y² = -4ax, ये फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म। तो अगर इस टाइप का पैराबोला गिवन हो तो डायरेक्ट्रीज कैसे निकालते हैं, जो ये x - q है उसको a के इक्वल रखते हैं। ठीक है, और जो बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स है, वो जब हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम बता देंगे। बाकी इतना पॉइंट ध्यान रखोगे, अगर आपको डायरेक्ट्रीज निकालनी हो इस टाइप के पैराबोला की तो आप कैसे निकालते हो, जो x - q है उसको a के इक्वल रखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को, इस जो आपकी गिवन है पैराबोला, इसको कन्वर्ट करते हैं। y² + 4y + 4x + 2 = 0। तो यहाँ हो गया y² + 4y + 4 करता हूँ मैं, -4 करेंगे क्योंकि हमको होल स्क्वायर बनाना है ना, y - p का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया y + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया +4x - 2 = 0। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो y + 2 का होल स्क्वायर = माइनस का हो जाएगा 4x और प्लस का 2। तो ये हो गया y + 2 का होल स्क्वायर, -4 जैसे कॉमन लिया तो x - 2/4 यानी 1/2। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म बन गई, y - p का होल स्क्वायर = -4a × x - q, यही बनी ना। तो 4a, तो यहाँ देखो कंपेयर करो, अब आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, क्योंकि हमको a की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, x - q = a में। तो x - 1/2 = 1, तो x = कितना हो गया 1 + 1/2, 3/2। ये आपके किसकी इक्वेशन है कि डायरेक्ट्रीज की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लेट अल्फा और बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन x² - x + p = 0 एंड गामा और डेल बी द रूट ऑफ x² - 4x + q = 0। इफ अल्फा बीटा गामा और डेल आर इन जीपी, ठीक है, ये चारों जीपी में हैं, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p एंड q, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब इंटीजर्स, z या i इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, ऑफ p एंड q, p और q की आपको इंटीजर्स वैल्यू बतानी है कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में होना ही चाहिए कि जो जीपी होती है उसके एन टर्म्स क्या होते हैं ना, जीपी के जनरल टर्म्स क्या होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये nth टर्म। ठीक है, तो जीपी की जो टर्म्स होती है वो इस टाइप्स की होती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन कौन से हैं? इसके दो रूट है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट कितना होगा यहाँ से? अगर आप ध्यान से देखें तो सम ऑफ रूट कितना होता है? माइनस बी अपॉन है यानी कि 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन है यानी कि पी। और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसके रूट हैं गामा और डेल। तो गामा और डेल हुआ तो गामा प्लस डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और गामा डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब सिंस गिवन क्या है कि अल्फा बीटा गामा और डेल आर इन जीपी में है, तो अल्फा की वैल्यू ए और बीटा की वैल्यू ए आर, गामा की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डेल की वैल्यू ए आर क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि जीपी में है ना, तो जीपी के टर्म्स हम मान सकते हैं इसको। तो अब इनकी वैल्यू इक्वेशंस में जो ऊपर इक्वेशन सही है इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो ए इंटू ए आर इज इक्वल टू पी। ये दो इक्वेशन बन गई अभी के लिए। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं ए भी कॉमन लेता हूँ, आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। एक ये इक्वेशन बन गई। अब गामा और डेल इक्वल टू क्यू में इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कितना जाएगा? ए आर स्क्वायर डॉट ए आर क्यूब इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से बना ए स्क्वायर आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन बन गया। अब इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो मैं दो इक्वेशन को उठाता हूँ, देखो एक तो ये वाली, एक ये वाली, डिवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है देखो कि यहाँ से ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4, और डिवाइड मैंने किया इसको ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, ए से कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा? 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्वल टू एक तो 2, जैसे ही आर इक्वल टू 2 मैंने लिया तो ए की वैल्यू कितनी आई? आर इक्वल टू 2 में इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, आर इक्वल टू 2 जैसे इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ए इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 1 था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर इक्वल टू 2, तो ए इंटू आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। जैसे ए की वैल्यू 1/3 आई, अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी था ना, तो हमको पी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? ए स्क्वायर यानी कि 1/9 इंटू आर, आर की वैल्यू 2, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। बट यहाँ गिवन है कि ये इंटीजर में नहीं है, पी हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो इसका मतलब आर इक्वल टू 2 के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ही हम रखते हैं आर इक्वल टू -2, आर इक्वल टू -2, तो ए इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो ए 1 - 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ए की वैल्यू -1 आ गई। तो अब वापस ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर इंटू -2 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर है, मतलब ये वैल्यू ले सकते हैं हम। अब पी की वैल्यू कहाँ पुट करें ताकि क्यू की वैल्यू आ जाए? चलो पी की वैल्यू तो नहीं, ए और आर की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे ना तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट आर इक्वल टू -2 और ए इक्वल टू -1 इन ए स्क्वायर आर की पावर 5 इक्वल टू क्यू। तो ए स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर और -2 की पावर 5 इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? -32। तो पी की वैल्यू आ गई -2 एंड क्यू की वैल्यू आ गई -32। दोनों इंटीजर्स भी है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर -2 -32, ए ऑप्शन इज करेक्ट।